Now let us understand what we have studied in the last class. In the last class, I have given you some parameters inside the waveguide. Out of that, I have told you about the tilt angle, phase velocity, and the group velocity along the guided axis. So these three things we have considered till now. So in this session, we are going to compile all the things that we have studied till now, so that we can apply all the things in the given question. ठीक है, तो अभी तक जितना पढ़ा, अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म करना, और जितने भी लोग अभी प्रेजेंट तो इमीडिएटली सेशन को शेयर कर दो, बिकॉज दिस सेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी विल कंपाइल ऑल द फॉर्मुलाज इन अ सिंगल प्लेस एंड वी विल ऑल्सो स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. फाइन, तो हम लोग क्वेश्चंस भी लगाना उसके बाद स्टार्ट करेंगे. तो अगर आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए तो एक बार आप ज़रूर कंफर्म करिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट राइटिंग ऑल द थिंग्स. ठीक है, चलो. So I hope everyone has understood this thing. So first thing we will understand what is the points that we have to remember for TE mode. So initial mode that we have considered is TE mode. So मैं just आपको एक idea देता हूँ what do you mean by mode. A mode is nothing but the electromagnetic field pattern or the electromagnetic field distribution. So a certain electromagnetic field pattern or a certain electromagnetic field distribution is called as the mode. So depending upon the situation of the E and H fields present inside it, you can differentiate between two different modes. ठीक है, तो condition सबसे पहले देखते हैं TE mode की condition क्या है. So the condition for TE mode is that your EZ should be 0 and your HZ should not be 0. So these are the two restricted conditions which we follow in case of TE mode. Fine, okay. So I hope you can understand this point. तो ये point I think सबको समझ में आ रहा होगा. ये condition होती है, बाकी EX, HX, HY वो तो आपके रहते ही रहते हैं. Then we go on to the calculation of EX, okay, EY, EZ and HX, HY. उसके बाद हम लोग ये कैलकुलेट करने जाते हैं. तो ये हमें पता होता है कि दिस इज द प्रोसीजर दैट वी हैव टू फॉलो. ठीक, चलिए. अब उसके बाद field expression. So only one field expression here I'll suggest you to remember of this Hz, which itself is the function of x, y and z, and which becomes HC वर्मा वाला मैंने आपको शॉर्टकट बताया था. So this becomes h cos m pi by a into x into cos n pi by b into y e to the power minus j beta bar z a z cap. ओके, एक तो ये एक्सप्रेशन याद रखना है, दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं. सेकंड वाला जो याद रखना है वो मैं इसमें ट्रैवलिंग वेव वाला फॉर्मेट भी अटैच कर रहा हूँ. सो आई एम अटैचिंग x, y, z, t. तो टाइम टर्म भी मैं डाल रहा हूँ इसमें. ठीक है, तो ये फेजर फॉर्मेट, ये जो आपने लिखा ना, दिस इज बेसिकली योर फेजर फॉर्मेट. फेजर से टाइम पे आने के 3 डिफरेंट तरीके होते हैं. उसमें से एक तरीका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, cos m pi by a into x into cos n pi by b into y. अब इसको आप e to the power j omega t लिखो, cos लिखो, sin लिखो. ये आपको पता होता है that how to move from phasor format towards the time harmonic field format. तो ये phasor format था, यहाँ से time harmonic field format पे आने के लिए अब ये e to the power j omega t minus beta bar z जो आप देख रहे हो, इसकी जगह पे शायद ये भी हो सकता था, इसकी जगह पे could have been cos omega t minus beta bar z or sin omega t minus beta bar z. ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता था डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. सो रिमेंबर, जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आपको बीटा बार दिया रहे. ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे आपको बीटा बार दिया रहे इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन. समटाइम्स इट माइट बी रिटन बीटा इटसेल्फ और बीटा जी इटसेल्फ या कुछ भी ऐसा लिखा हो. तो आप समझ जाना कि जो भी वेवगाइड के अंदर फील्ड एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पे जो भी बीटा होगा, दैट पर्टिकुलर बीटा यू हैव टू परसीव इट एज बीटा जी और बीटा बार एवरी टाइम. एग्जाम के क्वेश्चंस में सिर्फ बीटा लिख के दे देता है, कभी बीटा जी लिखता है, कभी बीटा बार लिखता है, बट एवरी टाइम यू हैव टू टेक दैट डेटा एज बीटा जी और बीटा बार. तो ये क्रूशियल पॉइंट है जो आप याद रखेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अब आपको अगर HZ पता चल गया, EZ पता चल गया, तो बाकियों के लिए you will just use your matrix format. So try to use the matrix format. By using the matrix format, you can calculate all the parameters EX, EY, HX, HY. तो वो आप अलग से निकालना.
उसको याद करने की जरूरत नहीं, याद सिर्फ आपको ये वाला एक्सप्रेशन रखना है। इसका भी शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा था कि एच सी वर्मा याद रखना, वेन एवर यू हैव टू राइट एच एज एड ट्राई टू राइट कॉस कॉम्पोनेंट्स ऑफ बोथ द टर्म्स, ठीक। नॉन एग्जिस्टिंग मोड, so what is the non-existing mode in case of TE mode? So you know that the non-existing mode TEMN becomes TE00, है ना। ये एक ऐसा मोड होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, प्रोपगेशन की तो बात ही दूर की है। तो दिस पर्टिकुलर मोड डज नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ TE मोड, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो सेड दैट वेन एवर m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0, ठीक है, उस केस में आपका ये मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। व्हाट आर m and n? m and n आर नंबर ऑफ हाफ वेव साइनोसॉइडल साइकिल्स along x and y axes। तो ये भी सबको क्लियर हो गया, नॉन एग्जिस्टिंग मोड। व्हाट आर इवेनेसेंट मोड्स? तो आप इसमें लिखेंगे ऑल मोड्स फॉर विच f is less than or equal to। तो इवेनेसेंट मोड्स का अपने पास कोई डेटा नहीं है, फॉर दैट वी हैव टू वेट फॉर द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। सो अगर कोई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बता दे कितनी है वेवगाइड के डायमेंशंस, but then we can calculate it। So this is operating frequency, this is operating frequency, ठीक है। तो अगर हमें कोई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बता दें और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का डेटा बता दें, सो इन दैट केस वी कैन कैलकुलेट द इवेनेसेंट मोड्स दैट इज नीडेड टू बी इन दिस पर्टिकुलर रेंज। तो जो भी मोड्स इसको फॉलो कर रहे हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, एंड इट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मोड, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने डेवलप किया था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, Vp अपॉन 2a अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए डेवलप किया। तो ये जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी इट विल डेवलप अपॉन द मीडियम, दिस डिपेंड्स अपॉन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, क्योंकि वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, एंड डायमेंशंस ऑफ द वेवगाइड। तो ये दो बातें जो कि हमें पहले से पता है, जस्ट मैंने क्योंकि समरी लिख रहे हैं तो यहाँ पे दोबारा ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी। तो इवेनेसेंट मोड्स, we do not know what will be the evanescent modes। So evanescent modes are basically existing but non-propagating in nature। तो इसको अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप लिख सकते हैं कि these modes will be existing for sure, okay, they will be existing undoubtedly, but they are non-propagating under certain condition। तो जो भी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन है उस पर ये अभी आपके फिलहाल नॉन प्रोपगेटिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के नेचर मिला के बहुत सारे आपके इवेनेसेंट मोड्स एग्जिस्ट कर जाए। फिर आता है प्रोपगेटिंग मोड। सो प्रोपगेटिंग मोड मीन्स प्रोपगेशन अलॉन्ग द जेड एक्सिस। पहले भी मैंने बोला था जब भी हम लोग प्रोपगेशन की बात करते हैं तो प्रोपगेशन मीन्स अलॉन्ग द गाइडेड एक्सिस, जनरली वी कंसिडर दैट एक्सिस एज जेड एक्सिस, ओके। सो प्रोपगेटिंग मोड, सो व्हाट आर द प्रोपगेटिंग मोड्स? सो यू नो दैट m equal to 0 n not equal to 0 leads to TE0n। ये भी आपका प्रोपगेटिंग होता है। m not equal to 0 n equal to 0, this is also propagating mode, and rest both m not equal to 0 n not equal to 0 also leads to the mode TEMN, ठीक है। m और n इंटीजर होते हैं क्योंकि नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे मोड्स आपके प्रोपगेटिंग होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे सो यू विल गेट टू नो द एग्जांपल्स आर TE01, TE02 एंड सो ऑन। द एग्जांपल्स ऑफ दिस मोड बिकम्स TE20, TE10 एंड सो ऑन, एंड द एग्जांपल्स ऑफ दिस मोड आर TE31, TE11 व्हाटएवर, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए, ये आपके प्रोपगेटिंग मोड्स होते हैं। Again, when you are saying that these modes are propagating in nature, so you have to first of all justify that these are existing plus propagating, ठीक है। तो इनके लिए भी वही सेम क्राइटेरिया होता है कि जो आपका f होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन fc। तो अगर आपका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी fc से ग्रेटर देन है
तो इनमें से कुछ मोड्स प्रोपगेटिंग हो जाएंगे, कुछ इवैनेसेंट भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली जो आप इवैनेसेंट मोड्स की बात कर रहे थे, इवैनेसेंट मोड्स में भी यही चीज़ होता कि ये सारे के सारे मोड्स प्रोपगेटिंग तो हो सकते हैं प्रोवाइडेड यू अप्लाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन एफ ग्रेटर देन एफ सी। ये सारे के सारे मोड्स इवैनेसेंट भी हो सकते हैं प्रोवाइडेड इफ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज मोड्स और मे बी इक्वल टू द कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज मोड्स। तो जब भी हम लोग प्रोपगेटिंग मोड की बात करते हैं तो आपको बहुत क्लैरिटी देनी होगी कि ये सारे के सारे मोड जो आपने लिखे हुए ये प्रोपगेटिंग तो हैं, ये सारे के सारे मोड्स आपके प्रोपगेटिंग तो होंगे बट अंडर द कंडीशन एफ ग्रेटर देन एफ सी। तो इन जनरल अगर हम लोग बात करें, सो द डेटा विच इज रिटन हियर इज द एग्जिस्टिंग मोड्स। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ एफ ग्रेटर देन एफ सी और एफ लेस देन एफ सी यू विल बी गेटिंग प्रोपगेटिंग और इवैनेसेंट मोड। तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए, ये है तो एग्जिस्टिंग मोड्स, ये नॉन एग्जिस्टिंग में नहीं आएंगे, दीज आर एग्जिस्टिंग मोड। उसके बाद अगर ये हुआ, अगर ये हुआ तो यही एग्जिस्टिंग मोड क्या बन जाएंगे, इवैनेसेंट, और यही क्या बन जाएंगे, प्रोपगेट। ठीक है, समझ गए ना? कितने लोग समझ गए इस पॉइंट को? तो आई थिंक ये सारा का सारा पॉइंट सब लोग समझ गए जो मैंने अभी समझाया कि ये जो होते हैं ना, दीज आर ओनली एग्जिस्टिंग मोड। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज मोड्स एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रिलेशन यू विल नेम एनी वन ऑफ देम एज इवैनेसेंट और प्रोपगेटिंग मोड। तो वो आप अपनी तरफ से जज करके बताएंगे कि कौन सा मोड इसमें इवैनेसेंट है और कौन सा मोड इसमें से प्रोपगेटिंग। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। ठीक है, चलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला तो अभी हम लोगों ने डेवलप किया, Vp अपॉन 2a अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। In that case, if you notice what is your Vp? Vp is omega upon beta or 1 upon under root mu epsilon, or you can also write it as c upon under root mu r epsilon. A and B are the dimensions. Okay, so A and B are the dimensions. और जो A by B होता है it is called as aspect ratio. इसका एक बड़ा खास नाम होता है जिसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली A by B का डेटा दिया रहता है, फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन मोड। तो कभी कभी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का लिखने का तरीका होता है ना, वो ऐसे भी लिखते हैं कि किस मोड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना है, तो सफिक्स में हम लोग MN भी लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि हमें पता चले कि कौन सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है फॉर विच पर्टिकुलर मोड। तो आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मोड। फाइन, नाउ व्हाट इज कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ अ मोड? इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ अ मोड, then this becomes 2a upon under root m square plus n square a square by b square। ये आपका हो गया कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, दिस इज कट ऑफ वेवलेंथ फॉर्मूला। देयर ऑल्सो योर, अच्छा इसको भी कभी कभी ऐसे ही लिखते हैं कि लैम्डा सी लिखते हैं और सफिक्स में m और n लगा देते हैं। a by b रेशियो अगेन इज कॉल्ड एज योर एस्पेक्ट रेशियो। इनको फिर से आप चाहें तो बोल सकते हैं एस्पेक्ट रेशियो। ठीक, अब इनका एक कंक्लूजन जो हमने पहले लिख लिया था वो आई थिंक अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो इसका देखो टेबल तो ऑलरेडी बना रखा है ना आपने, एफ ये वाली टेबल, इसकी बात कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है, तो इस टेबल को मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है कि ये टेबल आप चाहना तो उसी समरी में कॉपी कर लेना। सो ये अंडरस्टूड है कि दिस टेबल विल बी यूज्ड एट व्हाट पॉइंट। चलो, तो ये भी हो गया हमारा कट ऑफ वेवलेंथ। फिर आता है टिल्ट एंगल ऑफ अ मोड। सो हाउ डू यू डिफाइन टिल्ट एंगल ऑफ अ मोड? इट इज साइन थीटा इक्वल टू एफ सी बाई एफ, दिस इज योर टिल्ट एंगल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है टिल्ट एंगल का बस। फिर फेज कांस्टेंट अलोंग गाइडेड एक्सिस, सो विच मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग बीटा बार।
beta bar will become beta cos theta, where beta is equal to omega under root mu epsilon, where sin theta is equal to fc by f, तो cos theta अपने आप निकल जाएगा। तो ये सब फॉर्मूले को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, सिंपली इतना याद रखो, phase constant along the guided axis will be beta bar is equal to beta cos theta. Rest of the things we will calculate from there. Now, what is phase velocity along the guided axis? So phase velocity along the guided axis, this will become omega upon beta bar. But यहाँ पे एक restriction है कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है only when beta bar is real, only when बीटा बार इज रियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है। बाकी इसमें फॉर्मूलेज में आपको सब कुछ पता है, दैट बीटा बार इज इक्वल टू बीटा कॉस थीटा, और दिस वीपी बार कैन बी रिटन एज वीपी अपॉन कॉस थीटा। दिस इज समथिंग विच यू कैन राइट ऑन योर ओन। सब डराइव कर चुके हैं, जस्ट एक जगह पे कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जितने भी फॉर्मूलेज आप देख रहे हो ना, उसमें ये चीज़ बार बार याद रखना यार, कि ये चीज़ मैं बहुत क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ कि हम लोग कैलकुलेट करना क्या चाह रहे हैं। along guided axis, along guided axis, along guided axis, ठीक है, जो ये पैरामीटर्स। नेक्स्ट, ग्रुप वेलोसिटी along guided axis. What is the formula of the group velocity? The formula of the group velocity is d omega upon d beta bar. ये फॉर्मूला भी कभी वैलिड है only when beta bar is real, only when बीटा बार इज रियल। तो अगर आप ये कैलकुलेट करते तो ये आपको मिलने वाला था वी जी बार इक्वल टू वी पी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, इंजीनियरिंग मैथ्स के यार लास्ट सेशन में मैंने बताया था ना, अब सेशन आप लोग अटेंड नहीं करते हो, मैंने लास्ट सेशन में आपको अपडेट दे दी है दैट ऑल द क्लासेस विल बी रनिंग। वाई कामेश्वर इज नॉट टेकिंग द क्लासेस बिकॉज देयर इज सम फंक्शन इन हिज फैमिली, सो दैट इज वाई ही हैज़ टेकन अ लीव, and why my classes was not running because my father was not well, so that is why I could not take the classes from the past 1 week. Now from now onwards the classes of EMFT will be running. Maybe after Diwali the classes of the mathematics will go in the regular session instead of weekend. ठीक है, तो 1 घंटे हम लोग डेली पढ़ेंगे instead of weekend, because past 8 hours also we have to cover. Apart from that after 15th it is automatically will be going into the regular classes. ठीक है, तो बार बार वही डाउट मत पूछो, क्योंकि एक बार मैं बता चुका हूँ ना अपने सेशन के स्टार्टिंग में, तो हर 10-15 मिनट पे कोई ना कोई आके पूछ रहा है कि कब क्या चलेगा, तो बार बार मत पूछो, एक बार मैंने बता दिया तो एक बार आप सुन लो या फिर लेक्चर स्टार्टिंग में देख लो। चलो, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस अलॉन्ग द गाइडेड एक्सिस, ये एक पैरामीटर है, ठीक है, जो दोनों में अलग अलग हो गया, ईटा अपॉन कॉस थीटा। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए। इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि ये आप कैलकुलेट कैसे करेंगे इस फॉर्मूले को। देखिए, चलो, तो मैं कुछ बता रहा था इसमें आपको। हाँ, तो मैं बता रहा था, यहाँ पे भी पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, अलॉन्ग गाइडेड एक्सिस। ठीक है, तो देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट यू हैव टू गो फॉर द फील्ड कैलकुलेशन और वहाँ से इनका जस्ट रेशियो कैलकुलेट कर लो। ओके, या फिर इसका फील्ड कैलकुलेशन मैंने आपको करवाई थी ना पहले की क्लासेस में, तो उन दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लोगे, आपको यही पैरामीटर मिलेगा, ईटा अपॉन कॉस थीटा। व्हाट इज ईटा हियर? ईटा इज 120 पाई अंडर रूट म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर। कभी कभी इस ईटा को बोला जाता है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द वेवगाइड, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ
डाइलेक्ट्रिक इनसाइड वेवगाइड, डाइलेक्ट्रिक इनसाइड वेवगाइड, ठीक है। ये होता है आपका ईटा नॉट। कभी कभी ईटा नॉट लिख देते हैं, कभी कभी ईटा लिख देते हैं, कुछ भी कहीं ना कहीं लिखा होता है, बट जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर। बाकी कॉस थीटा आपका भी पुराना वाला है, तो आप देख रहे हो कितने सारे फॉर्मूले आपके कॉस थीटा या साइन थीटा पे रिलेटेड है। सो इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग दिस कॉस थीटा वी रिमेंबर दिस साइन थीटा विच इज एफ सी बाय एफ। ये साइन थीटा हम याद रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो इन दोनों में से कुछ भी आप कैलकुलेट करना ना, आपको ये रेशियो इमीडिएटली मिल जाना चाहिए। और आई थिंक इसमें आप ई वाई पे माइनस लगा लेना, मतलब रेशियो कैलकुलेट करना, किसी पे माइनस की ज़रूरत हो तो माइनस से उसको नलीफाई कर लेना, ज़रूरत नहीं, ट्राई टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है। तो पहले तो बताओ ये सारे फॉर्मूले सबके रिवाइज हो गए, ठीक है, ओके। तो आई थिंक ये सारे के सारे फॉर्मूले हम लोगों ने रिवाइज कर लिए और एक जगह पे कंपाइल भी कर लिए। द सेम थिंग आई वांट टू डू फॉर this points to remember for TM mode. Now the same thing we want to do for the TM mode. So what we will do for TM mode one by one, let us try to understand what are the conditions for a mode to be called as TM mode. For TM mode, Hz was 0 and Ez was non-zero. तो ये कंडीशन तो अपनी पहली थी TM मोड के लिए। TM मोड में आपको पता होता है, मैंने बताया था जैसे m दिखेगा Hz को 0 कर लेना। Remaining things we have to calculate. Remaining things we have to calculate. For example, your Ex, Ey, Hx, Hy. This we will calculate. ठीक है, ये कंडीशन थी। What are the field expressions? So I'll again write the field expression. First of all, the phasor format having direction z and the function of x, y, z. This will remain E0. अब वहाँ पे HC वर्मा याद किया था, तो यहाँ पे हम लोग दोनों टर्म्स को साइन लिख देते हैं। साइन n पाई बाई बी इंटू वाई ई टू द पावर माइनस जे बीटा बार जेड। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें आपको एक क्वेश्चन में डायरेक्टली फेजर फॉर्मेट दिया होगा। इन सम ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी गिवन द टाइम हार्मोनिक फॉर्मेट, मतलब टाइम वाला टर्म इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। सो यू विल गेट द एक्सप्रेशन लाइक दिस। अच्छा, ये ए जेड कैप भी लिख लो यार, डायरेक्शन भी लिख लो, क्योंकि आप वेक्टर लिख रहे हो ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ई नॉट साइन m पाई बाई a इंटू एक्स इंटू साइन n पाई बाई b इंटू वाई ई टू द पावर j ओमेगा टी माइनस बीटा बार जेड। अब ये बीटा बार वाला जो एक्सप्रेशन है, ये आपको क्वेश्चंस में बीटा बार नहीं मिलेगा, खासकर गेट के क्वेश्चंस में दे डायरेक्टली राइट इट एज बीटा, बट यू हैव टू अंडरस्टूड और यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड दिस बीटा एज योर बीटा बार और योर बीटा जी। अब देखो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या क्या एक्सप्रेशन हो सकता था, लेट मी ऑल्सो राइट इट डाउन। तो ये जो एक्सप्रेशन आप दिख रहा है फ्रॉम ऑन दिस बिहाफ, यू कैन समटाइम्स ऑल्सो राइट इट एज साइन ओमेगा टी माइनस बीटा बार जेड, क्योंकि आप रियल पार्ट लो या इमेजिनरी पार्ट लो, कुछ भी लो, आपको अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे, कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा बार जेड। तो आपको एक तो ये फील्ड एक्सप्रेशन याद रखने, दीज टू विल गिव यू द स्टैंडिंग वेव फॉर्मेट्स, दिस विल गिव यू द ट्रैवल along the guided axis. Non-existing modes. So what are the non-existing modes in this? So you know that in TM case, TM00, TM-M0 and TM0N. These are the non-existing mode, मतलब ये exist ही नहीं करेंगे, है ना। Propagating, non-propagating तो दूर की बात है. So they will be non-existing. So these are non-existing modes. ये मोड आपके एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इवेनेसेंट मोड्स और प्रोपगेशन मोड्स एक दूसरे को कॉम्पनसेट करते हैं। इवेनेसेंट मीन्स एग्जिस्टिंग बट नॉन प्रोपगेटिंग। इवेनेसेंट मीन्स एग्जिस्टिंग प्लस नॉन प्रोपगेटिंग। मैथमेटिकली कैसे जस्टिफाई करते हैं कि कौन सा मोड एग्जिस्ट करेगा बट प्रोपगेट नहीं करेगा? सो यू विल calculate the mathematical parameter attached to it and you will compare this with your operating frequency. If something like this happens, then all those modes which is satisfying this thing will be in the category of non-propagating modes. What are the propagating modes? Propagating modes are existing plus propagating. So what do you mean by this? इसको mathematically कैसे justify करेंगे? So you will calculate the parameter associated with a particular mode, ठीक है? और जैसे आप पैरामीटर कैलकुलेट कर लोगे, देन यू विल कंपेयर विद दिस विद योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सिचुएशंस आपकी
वैलिड हो जाएंगे. अगेन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर ऑल्सो कि अगर ये दोनों चीज़ें हम लोग 1 by 1 लिखें. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग दैट दिस TM-MN mode, okay, so from there I know that I can calculate various modes like TM11, TM21, TM13, whatever. There will be certain modes because I cannot use this M and N 0 simultaneously or any one of them 0 at once. तो इसमें से कोई एक को 0 नहीं ले सकते, दोनों को साइमल्टेनियस. सो देर आर सर्टेन मोड्स विच आर एग्जिस्टिंग इन नेचर, दैट इज फॉर श्योर. तो ये मोड्स को मैं एग्जिस्टिंग तो बोल देता हूँ कि ये मोड आपके एग्जिस्ट तो करेंगे अनडाउटेडली. दे विल बी एग्जिस्टिंग मोड्स. Existing modes. Now again the fight will be between propagation and evanescent. So again by the same logic, if something like this happens, then there will be propagation along the guided axis and these will be evanescent modes. These will be evanescent. ठीक है, समझ गए ना. तो जितने भी मोड्स होते हैं आपके वेवगाइड में ना, बेसिकली सारे एग्जिस्टिंग मोड होते हैं. सारे एग्जिस्टिंग मोड्स की कुछ ना कुछ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है. देन डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यू विल डिसाइड वेदर आई शुड कॉल इट एज अ इवैनेसेंट मोड और आई शुड कॉल इट एज अ प्रोपगेशन या प्रोपगेटिंग मोड. ठीक, तो प्रोपगेटिंग मोड के बाद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मोड, फॉर्मूला तो वही रहेगा. तो आप देख रहे होंगे ना कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला चाहे TE मोड हो चाहे TM मोड हो वो सेम आ रहा है. तो ये भी आप नोटिस करते चलना कि कौन कौन से पैरामीटर्स आपके सेम भी आते जा रहे हैं. A/B is called as your aspect ratio. What is the significance of FC? FC is the parameter attached to a certain mode which governs the propagation of that particular mode once the operating frequency is known. तो एक बार ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पता होगी तो आपको पता चलेगा कि ये मोड ट्रैवल करेगा या नहीं करेगा. ये FC हमेशा उस पैरामीटर को डिफाइन करता है. What is cutoff wavelength? So the formula of the cutoff wavelength is also same if you notice. तो cutoff wavelength का फॉर्मूला भी सेम आ रहा है 2a upon under root m square plus n square a square by b square. A square by b square is called as your aspect ratio. It is called as aspect ratio. Okay. टिल्ट एंगल, टिल्ट एंगल का फॉर्मूला भी अगर आप नोटिस कर रहे होंगे दैट यू विल बी गेटिंग द सेम फॉर्मूला FC/F. तो चाहे TE मोड की बात हो TM मोड की बात हो, दोनों ही केसेस में साइन थीटा आपको सेम मिल रहा है FC/F. फेज कांस्टेंट अलोंग द गाइडेड एक्सिस. दिस फॉर्मूला आल्सो हैज टू बी सेम. दिस फॉर्मूला आल्सो हैज टू बी सेम. सो बीटा बार बिकम्स इक्वल टू बीटा cos थीटा. व्हाट इज बीटा? बीटा इज ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन. And what is cos theta? So instead of remembering cos theta, it is convenient to remember sin theta, which is FC/F. So this will again give me the same formula as it was in the case of TE mode. तो TM mode में भी ये formula same आ रहे हैं. Phase velocity, this formula should also be same. So once you want to calculate the phase velocity, this becomes omega upon beta bar. Eventually this leads to VP upon cos theta. The restriction is that this formula is valid only when beta bar is real or f greater than FC or whatever, जो भी आपको लिखना हो. Only when beta bar is real, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला आपका इनवैलिड हो जाएगा. Now group velocity along the guided axis. So the formula for the group velocity also remains same, VP cos theta. ये हो गया ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला. So to calculate this group velocity, you should also understand this formula is valid only when beta bar is real. तो ये सारे फॉर्मूले ज़्यादातर आपको सेम ही मिल रहे होंगे. बस ये जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस वाला फॉर्मूला होता है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है TM के लिए. So for TM mode, this becomes eta into cos theta. Again, how will you calculate it? By the same logic. Either calculate the ratio of EY by HX और कैलकुलेट द रेशियो ऑफ EX बाई HY. ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन पुट कर देना. जहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा नेगेटिव इम्बैलेंस हो रहा होगा वहाँ पे पुट कर देना. ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं आपको. यू कैन डायरेक्टली वॉच इट फ्रॉम हियर. अगेन हाउ टू कैलकुलेट दिस ईटा? टू कैलकुलेट दिस ईटा
अगेन यू विल यूज़ दिस फॉर्मूला 120 पाई अंडर रूट म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से जो आपको डेटा मिल रहा है, दिस डेटा इज एक्चुअली सजेस्टिंग दैट दिस ईटा इज द इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वेवगाइड। वेवगाइड के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कितना होगा वो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हम लोगों ने कंपाइल कर लिए। अब अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, सो ऑलमोस्ट ऑल द फॉर्मूलाज आर सेम एक्सेप्ट द फॉर्मूला ऑफ योर इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। तो चाहे आप बात करें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, कट ऑफ वेवलेंथ, यू टॉक अबाउट टिल्ट एंगल, फेज वेलोसिटी along the guided axis, phase constant along the guided axis, group velocity along the guided axis, all these formulas are same in both the cases. Only the field variations and the formula of your eta are different. So since the field variations are different, that is why your eta is also coming out to be different. तो देखो यहाँ पे EY और HX तो ऑब्वियसली दोनों में क्या होगा, डिफरेंट होगा ना। इस वजह से ये जो आपका रेशियो आ रहा है ईटा TM या ईटा T का, इट इज़ कमिंग आउट टू बी ईटा कॉस थीटा। ये इतना लॉजिक सबको समझ में आ गया? तो अगर ये पूरा समझ में आया यहाँ तक तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो, तो एक बार आप मुझे बताना कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया हो, तो इसके आगे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझाता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए तो आप बताइए, फिर एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आज का जो सेशन उसको समराइज़ करते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या हम लोगों ने सीखा। सबको समझ में आ गया? आ गया? चलो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, रिलेशन बिटवीन लैम्डा जी, लैम्डा बार, रिलेशन बिटवीन लैम्डा सी, लैम्डा बार। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें शायद आप समझ पा रहे होंगे। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने लिखा है लैम्डा सी मीन्स कट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा मीन्स द ऑपरेटिंग वेवलेंथ which is calculated with the help of the frequency of the source and the dielectric medium of the waveguide. And what is lambda bar? It is the wavelength along the guided axis. So lambda bar is nothing but the wavelength along the guided axis. इनके बीच में एक रिलेशन हमको डेवलप करना है। ये रिलेशन देखो कैसे डेवलप करा जाता है। तो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो समझना। देखिए, you know that your VP bar is equal to VP upon cos थीटा। ये तो अभी भी फॉर्मूला हम लोगों ने डेवलप करा। सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग एज, या फिर आप डायरेक्टली बीटा बार से कर लो। बीटा बार इज इक्वल टू बीटा कॉस थीटा। ओके, सो दिस बिकम्स 2 पाई बाई लैम्डा बार इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा कॉस थीटा को यू कैन राइट इट एज 1 माइनस FC बाई एफ होल स्क्वायर। ये रिलेशन पहले भी हम लोग डेवलप कर चुके हैं, दैट FC बाई एफ इज एज गुड एज लैम्डा बाई लैम्डा सी। FC बाई एफ के बीच में अगर आप रिलेशन लिखना चाहते हैं, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। जस्ट वेलोसिटी का फर्क आएगा, वेलोसिटी से अगर आप चाहो डिवाइड कर लो, ये रिलेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ से देखो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट लैम्डा अपॉन लैम्डा बार इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस लैम्डा बाई लैम्डा सी होल स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन भी बड़ा क्रूशियल, इसको याद रखना। अगर FC बाई एफ मिल जाए तो भी अच्छी बात है, नहीं तो लैम्डा बाई लैम्डा सी मिलेगा ना, तो भी आप थीटा वगैरह की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो सारी वैल्यूज़ को थोड़ा अपडेट भी करते हैं, बट बिफोर दैट यू शुड रिमेंबर दिस पैरामीटर। नाउ अब देखो यहाँ से जो रिलेशन आपका निकल के आता है, इट कम्स आउट टू बी 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई लैम्डा सी स्क्वायर प्लस 1 बाई लैम्डा बार स्क्वायर। तो ये बड़ा ही क्रूशियल रिलेशन है, इसको भी आप आगे से याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन में आपकी मदद करेगा। विच मीन्स 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई लैम्डा अलॉन्ग गाइडेड एक्सिस प्लस 1 बाई लैम्डा विच इज़ कट ऑफ वेवलेंथ। तो ये दोनों रिलेशन आप काफ़ी अच्छे से रिलेट करके याद रखना। तो आप देखो जितने फॉर्मुलेज आपने पढ़े थे उसमें कौन कौन से फॉर्मुलेज में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको जो याद होनी चाहिए। ये देखिए सिर्फ इस फॉर्मूले में
साइन थीटा आगे से आप कैसे भी याद रखेंगे, यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस साइन थीटा एज लैम्डा बाय लैम्डा सी। ठीक है, दोनों आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी सारे फॉर्मूले अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, इसीलिए सब कुछ हमने कॉस थीटा साइन थीटा में याद करा। देयर ऑल्सो वेयर यू विल मेक द एडजस्टमेंट इन दिस फॉर्मूला, सो दिस यू कैन ऑल्सो राइट इट एज लैम्डा अपॉन लैम्डा सी। लैम्डा अपॉन लैम्डा सी लिखोगे, सारी चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक, ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट मोड ऑफ वेवगाइड। डोमिनेंट मोड जो पैरामीटर होता है ये वेवगाइड का पैरामीटर होता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमिनेंट मोड ऑफ द रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड का डोमिनेंट मोड होता है ना, वो आपके दो मोड्स होते हैं। पहला TE mode. If it is operating in TE mode, okay, then the dominant mode will become TE01, TE10. A is greater than B or aspect ratio is greater than 1 and TE01 if A is less than B. ठीक है, if it is operating in TE mode, so the mode having the lowest cutoff frequency or the highest wavelength is called as your dominant mode. तो dominant mode की definition क्या होगी? Dominant mode की definition होती है modes having highest wavelength, highest cutoff wavelength or lowest cutoff frequency. लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इसके डेफिनेशन है डोमिनेंट मोड्स के। तो हर एक वेवगाइड के लिए ये मोड आपका डिफर करेगा। इफ इट इज ऑपरेटिंग इन TM मोड, देन यू कैन से योर डोमिनेंट मोड विल बिकम TM1 में। बट ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट आउट ऑफ दीज थ्री, द डोमिनेंट मोड विल ऑलवेज बी TE मोड। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया तो TE मोड्स will dominate TM mode, always will dominate TM mode। मतलब जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा TE की ही रहेगी। ओके, तो जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हमेशा किसकी रहेगी? दैट विल ऑलवेज बी फॉर TE ओनली एवरी टाइम यू आर कैलकुलेटिंग दिस पैरामीटर। ठीक, तो ये तो बात हो गई डोमिनेंट मोड की। After that we talk about the degenerate modes. So these were some important points. Degenerate modes. So what are degenerate modes? Degenerate modes are modes having same cutoff frequency. So these are the modes having same cutoff frequency. Modes having सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे कि TE11 एंड TM11 दे विल बी हैविंग सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि TE21 एंड TM21 एंड so on. So these modes are called as your degenerate modes. So what are the different modes that we have studied? One is existing, another one is non-existing. In existing there is propagating and non-propagating, and in that also there is this category of the dominant and the degenerate modes. तो dominant और degenerate modes पे मैंने आपको बताया, ये भी आपके रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए डिफाइन होते हैं। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स आपने यहाँ से नोट कर लिए। जहाँ तक रही डोमिनेंट मोड की, तो डोमिनेंट मोड विल ऑलवेज बी TE मोड, ईदर TE10 और TE01 डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द वेवगाइड। तो आज की क्लास में इतना ही। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified
contest for Gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack Gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate Gate challenge. Unacademy Combat. Register now.